हम पढ़ने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में अभी तक जो हमने पढ़ा प्रथम संस्करण का वक्तव्य, इनकी जीवनी, इनका काल विभाग, संशोधित तथा परिवर्धित रूप। अब हम पढ़ने वाले हैं इन्होंने आदिकाल, इन्होंने सब प्रकरण को कितने भागों में बांटा है और किस किस भागों का क्या क्या नाम दिया है, किन प्रकरणों का, वो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये है आदिकाल। सबसे पहले हम देखेंगे इन्होंने वीरगाथा काल को 4 प्रकरणों में विभाजित किया है। पहला सामान्य परिचय, दूसरा अपभ्रंश काव्य, तीसरा देश भाषा काव्य, चौथा फुटकल रचनाएं। चूँकि चारों प्रकरणों में इन्होंने इसे बांटा है तो ये प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 21 में। ये सब उल्टा पुल्टा करके पूछ दिया था, इसे आप सामान्य रूप से लगाइए, क्रम से लगाइए। चूँकि अब एनटीए तो इस तरह के प्रश्न बनाएगा नहीं, ये पहले पूछा जाता था, अब जो पूछा जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। प्राकृत के अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जो भी पेपर दे चुके हैं एनटीए, यूजीसी नेट या फिर टीजीटी पीजीटी, वो अच्छी तरह से जानते हैं ये प्रश्न कितना इम्पॉर्टेंट है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृतावास हिंदी के पदों का पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों से सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मिलता है। मुंज या भोज के समय के लगभग ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य तथा काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल 1050 से 1375 तक के राजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के राजों कुछ पीछे तक माना जाता है। जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है। 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्प नामक किसी बंदीजन ने दोहों का एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है, जिसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सबसे पहल ये जो कोटेशन है ये तो पूछा गया दिसंबर 2022 में। गाथा प्रकृति या दोहा वाला, ये आप जानते हैं। इसमें दूसरा कोटेशन, अपभ्रंश या प्राकृतावास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक तथा योग मार्गी बौद्धों के सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की कौन सी शताब्दी में मिलता है? 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मिलता है। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, मुंज या भोज के समय लगभग ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य तथा काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1050 से 1375 महाराज भोज समय से लेकर हम्मीर देव के कुछ समय तक पीछे तक माना जाता है। जनश्रुति इस काल के आरंभ तथा पीछे तक ले जाती है। संवत 770 भोज के पूर्व रूप राजा मान के सभासद पुष्प नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इस पूरे पैराग्राफ में 3 प्रश्न आपका पहले पूछा गया है और तीनों में यही पूछा गया है, ये नहीं आपका पूछा गया एक आधी बार ये पूछा गया है कि ये प्रश्न किसका है, मतलब शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो ये अब तो सब बच्चे जान चुके हैं कि कोटेशन शुक्ल का है। शुक्ल की किताब से पूछता है तो ये फर्स्ट पेपर सब बच्चे पढ़े हुए रहते हैं। लेकिन अब ये कोटेशन शुक्ल का है, लेकिन ये कोटेशन प्रकरण 1 में सामान्य परिचय में आया गया। तीनों पूछा गया प्रश्न है इस पूरे पैराग्राफ में। तो आप देखिए शुक्ल की किताब की भूमिका भी कितनी इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैंने लिखा भी है, अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पद्यों का पता विक्रम की 7वीं शताब्दी। आदिकाल का समय महाराज भोज के समय हम्मीर देव के समय से कुछ पीछे। अब हम आते हैं चौथा में। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर रचना की किसी इस प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट है, कितने वर्षों के भीतर? 150 वर्षों के भीतर। प्रश्न आपका एनटीए इसी तरह के बना रहा है, इसीलिए हमें कुछ भी शुक्ल की किताब से कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसीलिए मैं आपको सीधे बुक रख करके पढ़ा रही हूँ कि आपको बुक से ही सब कुछ मिल जाए। आप ये नहीं कहें कि मैम ने कुछ छोड़ दिया। मैं बोर्ड पर प्रश्नोत्तरी कराऊंगी आपको, मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाह रही हूँ। अभी तक यूट्यूब के हिसाब
इतिहास में किसी ने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस तरह से नहीं पढ़ा है जिस तरह से मैं आपको कंटेंट के साथ दूंगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमान की चढ़ाइयों का आरंभ होता है तब हम हिंदी साहित्य का एक विशेष रूप से बनती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि फुटकल दोहे राजसभा में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता के राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों तथा गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी यहाँ जो कहते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, अभी तक बने नहीं हैं, बन सकते हैं। पहले तो ये आपको आदिकाल की इस दृक परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर रचना की विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है, तो यहाँ 150 वर्ष का जिक्र करते आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा, धर्म, नीति, श्रृंगार आपका ये कोटेशन छोड़ दिया जाएगा, जैसा कि हम पीछे भी देख के आ चुके हैं किस तरह के क्वेश्चन दिसंबर 2023 में पूछा गया था। धर्म, नीति, श्रृंगार और वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। वीर हटा देगा, धर्म, नीति, श्रृंगार डैश। शुक्ल के अनुसार किस प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है, तो वीर प्रकार की। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमान के चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप से बनती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभा में सुनाए करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों तथा गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध काव्य परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। जैसा कि जो हिंदी के विद्यार्थी है वो तो रीतिकाल के बारे में भी जानते थे कि रीतिकाल में भी जितने कवि थे वो राज्याश्रित कवि थे, मतलब आश्रयदाता की पर ये करते थे, भोग विलास का वर्णन करते थे, उनके सही गलत का नहीं करते थे। रीतिकाल में तो भोग विलास ही देखा जाता है, जैसे कि हम आने वाले पन्नों में पढ़ेंगे। लेकिन वीर गाथा काल का जो वर्णन है, वीर गाथा काल का वर्णन आचार्य रामचंद्र ने भोग विलास देख करके नहीं कर दिया। वीर गाथा काल के संबंध में कहते हैं कि राजाश्रित कवि चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार, ये इंपॉर्टेंट है, नीति, श्रृंगार फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाते थे। कौन से दोहे? नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाते थे। उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं की पराक्रमपूर्ण चरित्रों की गाथाओं का वर्णन किया करते थे। यही प्रबंध कवियाँ रासों के नाम से मानी जाती है। तो रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल क्यों कहा? क्योंकि जो राजा थे वे पराक्रमपूर्ण चरित्रों की गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे, और यही प्रबंध का परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके हमने वीर गाथा काल कहा है। ये किस कोटेशन में आता है? प्रकरण 1 कोटेशन में आता है। और मैंने आपको ये भी बता दिया इसमें किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काल विभाग से भी प्रश्न बन चुका, भूमिका से भी प्रश्न बन चुका, इससे अभी तक प्रश्न नहीं बना। तो हो सकता है आपकी आगामी परीक्षा चाहे टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, नेट हो, जीआरएफ हो, बीपीएससी हो, हिंदी के सभी विद्यार्थियों में शुक्ल बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे सब्जेक्ट में शुक्ल से तो आपका पूछता ही पूछता है। चूँकि इसकी भाषा बहुत क्लिष्ट है, इसलिए मैं इस किताब को लेके आई हूँ ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा सा आराम हो। ठीक है, अब आगे जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की बात यह है, इस काल में जो साहित्यिक सामग्री मिली है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश और प्राकृत रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्रकृति भाषा के हिंदी का अभिप्राय यह है कि उस समय के ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है। जिस समय इसकी रचनाएं मिलती है वह उस समय की कवियों की भाषा है। ये भी पूछा नहीं गया है, लेकिन ये पूछेगा, और यही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि ये नहीं पूछे किसका कथन है, क्योंकि कोई भी जान जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जो भी हिंदी का विद्यार्थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ भी क्वेश्चंस किए हैं ना सॉल्व, या फिर उनकी बुक्स पढ़े ना, वो तुरंत जान जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस प्रकरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जिक्र किया है? तो सामान्य परिचय में प्रकरण 1 के अंतर्गत। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो
बस वहाँ एक बात ज़रूर रख लो, प्रकरण एक, जैसे मैंने लिखा है, यहाँ भी मैंने लिखा है प्रकरण एक, यहाँ भी मैंने लिखा है प्रकरण एक। ये सारा कोटेशन प्रकरण एक के अंतर्गत शुक्ल जी लिखते हैं। कवियों की काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्रकृति के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जिससे पीछे की हिंदी के समान तत्सम शब्द लिए जाने लगे। विभक्तियाँ, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि से सब कुछ अपने समय के कई वर्षों पुराने रखे। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आई उसी रूप में कवि और चारण की भाषा बहुत कुछ रूप में व्यवहार लाते थे। उनको 100 वर्ष पहले कवि परंपरा रखती चली आती थी। ये कोटेशन महत्वपूर्ण है, ये कोटेशन ध्यान से पढ़िए। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने वाली भाषा से कुछ अलग और बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत या उससे कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य एक तो पुरानी परंपरा का कोई कवि संभवतः सालंगदर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। आपको ये भी याद रखना है कि प्रकरण एक के अंतर्गत यानी सामान्य परिचय में किन किन कवियों का इन्होंने जिक्र किया है। सालंगदर, खुसरो, विद्यापति, कबीर का जिक्र इन्होंने किया है। सालंगदर की क्या परम पंक्ति के जिक्र शुक्ल जी कहते हैं, चरियो वीर हमीर पावभर मेनी कंपई, दिगमक न अंधार धूली सुरहई आक्षा इही। मेनी कंपई और आक्षा रही कौन सी किसकी पंक्तियाँ? सालंगदर की है। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में ऐसे बोलचाल में बैठे पहलियाँ मुकरिया कर रहे थे। एक नार अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, किसकी पंक्ति है? खुसरो। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और बोलचाल की भाषा मैथिली के अंतर्गत इस प्रकार के प्रकृताभास पुरानी काव्य भाषा में भनते रहे। बालचंद्र विद्यावई भाषा, दुहु नहीं लगई दुर्जन हासा, विद्यापति। दूसरी ओर कबीरदास अपने अटपटी वाणी से ऐसी ही बोली में सुना रहे थे। अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी, कबीर की पंक्तियाँ। देखा इन्होंने कबीर की अटपटी वाणी, कबीर के लिए इन्होंने चढ़ाना शब्द प्रयोग किया और कबीर के लिए ये भी कहते हैं कि कबीर ने भक्ति काल में इतने बड़े जब भक्ति रस से शून्य चला जाए तो कबीर ने ही भक्ति के बड़े भूभाग को संभाला और कबीर ने संभाला। कबीर की वजह से ही शून्य पड़ता जो जा रहा था उसमें कुछ सुधार हुआ। तो कबीर के लिए चढ़ाने शब्द का भी प्रयोग करते हैं। कबीर के लिए भी इनकी थोड़ी कभी तुलसी से भी इनकी तुलना करते हैं। आगे हम भक्ति काल में इस बारे में जानेंगे। सारांश यह है कि अपभ्रंश की परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य चलती चली आ रही थी। एक ही कवि विद्यापति के 2 प्रकार के भाषा का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा, बोलचाल की देशी भाषा का। ये भी इम्पोर्टेंट है। अपभ्रंश की परंपरा कब से कब तक चली जा रही थी? विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति की 2 प्रकार की भाषा का वर्णन करते हैं, पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल देसी भाषा। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। देसिल बहना सबजन मीठा ते तैसे जब वो अवहट्टा, किसकी पंक्ति है? विद्यापति। अर्थात देसी भाषा सबको मीठी लगती है, इसका वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा के मिलावट में कहता हूँ। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को क्या कहा है? देसी भाषा का। हम इस अर्थ में शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख कर देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। अब ये जो कोटेशन है कितनी बार पूछा गया, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन हल किया होगा उन्हें पता होगा ये कोटेशन कितनी बार पूछा गया है। अब एक स्टेप इंटिया जाएगा, अभी कोटेशन नहीं पूछेगा, तो पूछेगा ही नहीं। 2 दिसंबर 2022 तक ये कोटेशन पूछा गया है, उसके बाद ये पेपर में नहीं आया। जून 2023 में नहीं आया, दिसंबर 2023 में नहीं आया, अभी 18 जून के पेपर में नहीं आया, फिर अभी जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें भी क्वेश्चन नहीं आया। तब एक स्टेप इंटिया आगे जाएगा तो इनका अर्थ पूछेगा। देसी भाषा सबको मीठी लगती है, इसलिए वैसे ही अपभ्रंश देसी भाषा का मिलावा रूप। मैं कहता हूँ विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न
प्रचलित बोलचाल की भाषा को देशी भाषा कहा है। विद्यापति ने प्रचलित बोलचाल की भाषा का प्रयोग किसमें किया है? देशी भाषा में किया है। हिंदू बोले दुरही निकार छोटे तरुका भबकी बार। ये पंक्ति है विद्यापति की कीर्तिलता से। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। हमने पढ़ा आदिकाल। आदिकाल में जो जो हमने पढ़ा, जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। और अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें मुझे कमेंट में बताइए, मैम ये सब समझ में नहीं आया, मैं इसके बारे में और डिटेल से आपको आगे बताऊंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अपभ्रंश काव्य। बहुत जल्द इसका वीडियो बन लेकर के आऊँगी। अपभ्रंश काव्य प्रकरण 2। धन्यवाद।